होगा मुझे, तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन मौज़ूआत के हवाले से गुफ्तगू रहेगी, बातचीत रहेगी, सवालात के जवाबात ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक तो इलेक्शन, प्रोविंशियल इलेक्शंस पंजाब के खैबर पख्तूनख्वा के हर गुजरते दिन के साथ लग रहा है, बज़ाहिर यही तासुर मिल रहा है कि मज़ीद से मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं। कल मुल्क के 3 बड़े इदारे उन्होंने प्रोविंशियल इलेक्शंस के लिए किसी भी किस्म की इमदाद देने से इनकार कर दिया। एक तो एफसी और रेंजर्स ने इनकार कर दिया कि फ़िलहाल वो नफरी प्रोवाइड नहीं कर सकते। इस तरह फ़ौज ने भी तैनाती, वज़ारत दिफ़ा ने फ़ौज जिसके अंडर है, वज़ारत दिफ़ा ने भी तैनाती देने से इनकार कर दिया है। अमन और अमान के सूरत हाल को उसकी बुनियाद बनाया गया है। और सबसे बढ़ के वज़ारत ख़जाना ने इनकार कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है कि फ़िलहाल उसके पास पैसे नहीं हैं कि वो इलेक्शन कमीशन को दे सके कि प्रोविंशियल इलेक्शंस का इनेकाद करवाया जा सके। अब ये मुल्क के 3 बड़े इदारे हैं, जब इन्होंने इनकार कर दिया तो फिर प्रोविंशियल इलेक्शंस किस तरह से हो सकते हैं? इमरान खान के लिए अब ऑप्शंस आगे बचे क्या हैं? क्या वो अदालत जाएंगे? अदालत से क्या इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है इंतखाबात करवाने के लिए? प्रोविंशियल खास तौर पे IMF का आज ही प्लान फाइनलाइज होना है, आज रात तक कुछ ना कुछ होना है। इस वक्त जबकि हम बात कर रहे हैं, IMF का डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात में बैठा हुआ है। पाकिस्तान की टीम को भरपूर उम्मीद है कि आज वो स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट करवा कर ही उठेंगे, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को पैसे मिल जाएंगे। सो IMF का प्लान अगर मिल जाता है तो क्या उसके बाद पैसों के हवाले से पाकिस्तान का हाथ खुल नहीं सकता? क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रोवाइड नहीं कर सकती इलेक्शन कमीशन को पैसे? ये एक बड़ा अहम सवाल है। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर प्रोविंशियल इलेक्शंस कितने डिले का शिकार होंगे? क्या गैर मुअय्यना के डिले का शिकार होंगे या चंद महीने के लिए? और उसकी फिर कोई इक्वेशन बन सकती है आम इंतखाबात के साथ कि जो लास्ट क्वार्टर है इस साल का, उसमें आम इंतखाबात के साथ ही प्रोविंशियल इलेक्शंस करवा दिए जाएँ। तो मुमकिनात कहाँ पे हैं? और इसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ, ख़ासतौर पर इमरान खान कहाँ पर स्टैंड करेंगे? उनके पास ऑप्शंस क्या हैं? आज लेट्स कीप इट इन माइंड कि सुप्रीम कोर्ट में बड़े अहम रिमार्क सामने आए हैं। वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि इमरान खान कोई आम आदमी नहीं है, वो बहुत बड़े आदमी हैं। वो पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात की, बल्कि सबसे बड़ी सियासी जमात की, चीफ जस्टिस ने कहा ये कि सबसे ज़्यादा पार्लियामान के अंदर जो नुमाइंदगी है वो इमरान खान के पास मौजूद है। और चीफ जस्टिस साहब ने खुद भी इस बात पर जोर दिया कि इस वक्त इंतखाबात ही मसाइल का वाहिद हल हैं। सो चीफ जस्टिस की तरफ से ये बात सामने आना, इसकी इम्प्लिकेशंस, इसके असरात क्या हो सकते हैं? क्या दबाव बढ़ सकता है आईनी इदारों के ऊपर, हुकूमत के ऊपर कि वो आम इंतखाबात की तरफ बढ़ सके, जल्दी बढ़ सके? और ये दबाव सिर्फ बैरूनी ही नहीं आ रहा, नून लीग के खास तौर पे अपने अंदर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, टूट फूट की खबरें सामने आ रही हैं। कल एक खैबर पख्तूनख्वा के बड़े अहम रहनुमा हैं, मरकज़ी रहनुमा हैं, वहाँ के मरकज़ी सदर हैं, साबिक वज़ीर-ए-आला रह चुके हैं, साबिक गवर्नर रह चुके हैं, सरदार मेहताब खान अब्बासी। कल उन्होंने अपने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और उसकी बुनियाद उन्होंने 2-3 वजूहात को रखी है। सो नून लीग के अपने अंदर इख्तलाफात, मामलात बिगड़ रहे हैं। इसका पार्टी के ऊपर क्या असर होगा? क्या वाकई महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है? क्या वाकई नून लीग का बयानिया नाकाम हो चुका है? क्या वाकई इतनी बैड गवर्नेंस है कि पार्टी के अपने अंदर के लोग डिफेंड करने में नाकाम हो चुके हैं? या मरियम नवाज इसकी वजह है? ये चंद एक मामलात हैं। और इसके अलावा इमरान खान की नाअहली का मामला, उनकी एक मुबैना बेटी के हवाले से आज उसकी भी समाअत हुई। अब वो 1 मार्च तक डिले कर दी गई है समाअत। और एक कॉलम लिखा गया एक सीनियर सहाफ़ी की तरफ से जनरल बाजवा को कोट करके इमरान खान के बारे में बड़ी अहम चीज़ें, बड़ी अहम बातें जो है वो सामने आई हैं। कुछ उस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में, पहले हिस्से में जो हम गुफ्तगू करेंगे, सरदार मेहताब अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी नायब सदर, ओहदे से फ़िलहाल इस्तीफ़ा दे चुके हैं, सीनियर रहनुमा, साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, साबिक वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा रह चुके हैं, वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार मेहताब अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच सर वक्त देने के लिए। My apology that I'm coming from Abbottabad, तो I took little longer time to reach here. मुझे टाइम पे ज़रा पहुँच मुश्किल से रहा। कोई बात नहीं सर, यू आर वेल ऑन टाइम। और आपसे सवाल जवाब का अभी आगाज़ करना था, वजह क्या बनी? क्या
क्या वाकई महंगाई इस कदर ज्यादा हो चुकी है? क्या वाकई आपकी हुकूमत की परफॉर्मेंस इतनी बुरी हो चुकी है? क्या वाकई आपका बयानिया नाकाम हो चुका है, या मरियम नवाज वजह है? वजह क्या है आपके पार्टी ओहदे को छोड़ने की? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे यहाँ बुलाया है। तो आपको पता है कि मैं बहुत रिलक्टेंट रहा हूँ पिछले खासे अरसे से। आई नेवर बीन ऑन दी टेलीविजन, क्योंकि नेचुरली जो है वो अपॉर्चुनिटीज उस तरह का मौका नहीं था। देखिए, इस वक्त एक तो हमारी अपनी पार्टी है, और पार्टी के अंदर की जो उसके फ्रैक्चर्स हैं, जो उसके स्ट्रक्चर, जो कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई हैं, जिनकी वजह से जमात का अपना जो स्ट्रक्चर है बड़ा खामियों की तरफ चला गया। और उसमें ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने के बाद पार्टी का वाली वारस कोई नहीं रहा। शहबाज साहब इसके सदर रहे, लेकिन बदकिस्मती से वो उस तरह से इसको, जैसे पार्टी को स्टीयर आउट करना चाहिए था उनको, और अपने इसको रिहेबिलिटेट करते, इसको रिस्ट्रक्चर करते, वो नहीं कर सके फॉर सम रीजन व्हिच आई डोंट वांट टू ब्लेम। लेकिन नवाज शरीफ को तो बाहर गए 3 साल हुए ना, व्हाई नाउ? ये आपको एहसास आज ही क्यों हुआ, या मरियम नवाज के एबटाबाद में एक कन्वेंशन, एबटाबाद में एक जलसे से एक दिन पहले ही आपको एहसास क्यों हुआ इस चीज का? देखिए, मैं बड़ा लॉजिकल बात यह है कि जब से हमारी पार्टी जो है वो अपोजिशन में थी, तो नेचुरली मुझे कोशिश करनी थी, और हमारे जैसे लोग वर्कर्स हैं, क्योंकि मुझे वर्कर्स आते थे मेरे पास, सुबह भर से आते थे, तो मैं उनकी बात आगे पहुंचाता था। आई बीन अप्रोचिंग, नवाज शरीफ साहब तक भी गई, फिर तक भी आती रही बार दफा। तो नेचुरली उस वक्त हमें जमात की ऐसी कंडीशन नहीं थी, लीडरशिप वॉज अंडर प्रेशर, क्राइसिस थे, दबाव था, तो अपनी बातों को बहुत ज्यादा दबाव से करना अच्छा नहीं लगता था। हम लिटिल ओल्ड फैशन मैंने। दूसरी बात यह कि जब गवर्नमेंट में आ गई हमारी जमातें, तो इसका भी एक नया चैलेंज था, तो वो भी हमें उस वक्त भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं इनको देखूं और फौरन अपनी बात करें। बट नो, आफ्टर सीइंग ऑल दिस 10 मंथ्स, जिसमें हम सिर्फ एक जमात नहीं है बल्कि अब मुल्क की बात है, तो उसमें सारी चीजें पर आपको एक वक्त आता है दैट यू स्टार्ट फीलिंग इनसाइड कि भाई एक तरफ हमारी जमात, जिस मुल्क की इतनी बड़ी जमात थी, उसको एक सूबे की जमात तक बना दिया गया है, उसको मुख्तसर कर दिया गया है। एक सूबे की मतलब पंजाब की जमात। अब नेचुरली अब हमारे सूबे में तो उसका वजूद है, वो बतदरीज है। अब 2018 में और अभी 2013, उससे पहले हमारे एक बड़े साइज होता था प्रोविंस में। लेकिन मरियम नवाज अभी निकली है ना चीफ ऑर्गेनाइजर, उनको बनाया गया है, वो रीऑर्गेनाइज करवाना चाह रही है पार्टी को। खैर आज वो एबटाबाद में मौजूद हैं, तो आप उनको मौका तो देते कि कम से कम वो रीऑर्गेनाइज कर सकती, या मरियम नवाज से प्रॉब्लम है कोई? देखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात है कि यू हैव टू गिव ए लीडरशिप टू द पार्टी। पार्टी को लीडरशिप जब तक नहीं होगी, और जिन लोगों ने बड़ी कंट्रीब्यूशन की है लास्ट उनके फादर के साथ, और फॉर मोर देन 3 डेकेड्स, तो आप उनको कोई बात ना करें, उनसे कोई कंसल्टेशन नहीं, और आप आकर दाखिल हो जाए, तो वो भी जरा, मैं नहीं समझता कि ये राइट अप्रोच है टुवर्ड्स। यानी कि आपको एतराज है कि मरियम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइजर क्यों बना दिया गया, या सीनियर सदर क्यों बना दिया गया? देखिए, नवाज शरीफ साहब सर खुल के बात करें, सर खुल के बात करें। ये नवाज शरीफ साहब का फैसला है, वो बेशक जो चाहे कर ले, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन जमात को चलाने के लिए आप अपने साथियों को साथ लेके चलने की सलाहियत रखेंगे, तो आप जमात को कामयाब करेंगे। दैट इज वेरी लीडरशिप क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नवाज शरीफ में सलाहियत थी, तो उन्होंने इस मुल्क को, जो कि एक स्क्रैचेस से इसको बिल्ड करके एक नेशनल पार्टी में कन्वर्ट किया। ही रिमेन्ड प्राइम मिनिस्टर फॉर 3 टाइम्स। अभी आपने सिर्फ पार्टी ओहदे से इस्तीफा दिया है, या पार्टी भी छोड़ दी है? पार्टी, देखिए, हमारी पार्टी है, एटलीस्ट आई हैव ऑल द राइट कि मैं इसके पॉलिटिक्स में शामिल हूँ, और मैं इसके अंदर रहकर अपनी बात करूँ, ये तो हमारा हक है। ओहदे से छोड़ा, ओहदे से इस्तीफा दिया आपने, तो आपने अपने तहफ्फुज़ात क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या पार्टी की दीगर जो मरकजी लीडरशिप है, या मरियम नवाज तक पहुंचाया? दीगर नहीं है। देखिए, किसी कौन दीगर है? हम तो प्रेसिडेंट पार्टी के साथ बात कर सकते थे। जी। पहले नवाज शरीफ से हमारे लीडर हैं, उनसे बात की है। ठीक। प्रेसिडेंट पार्टी की जब तक शहबाज रहे, उस वक्त बात करते रहे। अब हमारा तो यही स्टेट, हम इन्हीं लोगों से बात कर सकते हैं। आपकी शहबाज शरीफ साहब से वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद मुलाकात हुई? जी, एक दफा हुई। जी, मुझे याद पड़ता है कि आपकी मुलाकात, आपने अपने तहफ्फुज़ात का वहां पे जिक्र किया था, उस वक्त भी किया था। मैंने उनको, फिर जवाब क्या मिला आपको? उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम इसको जरूर देखेंगे। ये तो मुझे कभी नहीं कहा कि नहीं देखते, ये हर वक्त ही कहा कि हम इसको देखेंगे, इसका जायजा लेंगे। सो आई बीन वेटिंग, इंतजार करते रहे। एक तो वो इशू है, तो ये हमारी, अब जबकि पार्टी
पिछले 10 महीने से परफॉर्म कर रही है, लीडिंग रोल अदा कर रही है। लेकिन जो दूसरी बड़ी जो एक चीज सरप्राइजिंग है, विच इज ऑल्सो वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी कंसर्न, कि पार्टी का जो गवर्नमेंट की जो लीड रोल है, दैट इज PMLN, दैट इज लीडरशिप ऑफ शहबाज शरीफ। ठीक। अब वो सारी जो है वो पॉलिसीज का इम्पैक्ट जो आज लोगों पे पड़ रहा है, वो नून लीग को उठाना पड़ा। वो उनको उठाना पड़ रहा है, और जो उनके बाकी साथी हैं, उनके जो कोलेशन पार्टनर्स हैं, ठीक। वो दे आर एंजॉइंग द ब्लेसिंग्स, वो तो मजे ले रही है। तो अब मजे तो कोई और ले, अब बुराई जो है तमाम वो उनके लेकिन आपकी शहबाज साहब पार्टी के गले में पड़े। लेकिन आपकी पार्टी के ऊपर मुश्किल वक्त आया और आपने उनमें मजीद मुश्किलात में इजाफा कर दिया, बावजूद इसके कि आप पार्टी के साथ खड़े होते, डिफेंड करते। आप कह रहे हैं कि जी हम डिफेंड नहीं कर सकते। आप हम क्या डिफेंड करें? वी आर, मतलब हम हुकूमत में तो शामिल नहीं है। हुकूमत में जो करने वाले लोग हैं, हमारी जमात हुकूमत में, तो क्या हम अपनी जमात को उसके लोगों के जो एहसासात हैं, जो उनकी तकलीफ है, उसके कंसर्न न बताया जाए? अब हम उनको ये तो नहीं कह सकते ना, सब अच्छा है, जब आप मैदान में उतरेंगे। सही। और ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, आपको लोग आपकी पॉलिसीज की वजह से आपके साथ जाएंगे, सही। आपका साथ देंगे, बिकॉज इलेक्शन का ईयर आ गया है। तो कब हम उसको बात करेंगे? अगर हम अपनी बात नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यह है कि पार्टी में फिर वो खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल क्या है? नून लीग कितनी सीटें ले सकेगी आम इंतखाबात के लिए या प्रोविंशियल इलेक्शंस? मैं आपको, अगर आप मेरी बात सुन लें, तो मैं आपको ये कह दूं कि आइंदा अगर ये हमारी जो सूबाई लीडरशिप है, अगर ये मौजूद रहती है, तो मैं आपको ये बिल्कुल एतमाद से कह रहा हूं कि मासवाए 3-4 अजला के हमें 35 अजला में से हमें लोगों की एप्लीकेशंस भी नहीं आएंगी। दिस इज स्टेट ऑफ अफेयर्स। दरखास्त नहीं देंगे लोग। देखिए बतदरीज हम गॉन टू द ड्रेन्स। हमने 2013 की, मैं आपको मिसाल देता हूँ, इलेक्शंस उस वक्त जब हुए तो वी टुक नियरली 1 मिलियन वोट्स। ठीक है, हमारा सेकंड लार्जेस्ट वोट साइज था आफ्टर PTI। आई एम टॉकिंग ऑफ 2013। उसके बाद जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो देयर वाज ए चेंज ऑफ लीडरशिप। ठीक है, उसमें हमारे वोट कम होके तो 6 लाख रह गए, 6 लाख रह गए। 1 मिलियन में से हम 6 लाख रह गए। ठीक। अब एक और एक्सपीरियंस हुआ है हमें इस साल के, पिछले साल के बिगिनिंग में, दैट वाज ए लोकल बॉडीज इलेक्शन। उस लोकल बॉडीज इलेक्शन में पूरे सूबे में जो हमारी जमात की टोटल वोट उनको पड़ा है, वो 3 लाख और 5,000 या 6,000 वोट है। नो, दिस इज द स्टेटस। अब आप मुझे बताएं कि कहां से हम कहां हैं। वेयर एज जमात इस्लामी जैसी जमात जो कि एक वजूद नहीं रखती थी, विच वाज अ वेरी स्मॉल पार्टी इन प्रोविंस, उसके वोट की साइज हैज ग्रोन बिगर देन PMLN। तो KP में नून लीग का वोट किसकी तरफ जा रहा है? PTI की तरफ जा रहा है या दीगर जमातों की तरफ? बड़ी PTI की तरफ जा रहा है। बड़ी तादाद में हमारे लोग मुख्तलिफ पार्टी में गए हैं। PTI की तरफ भी गया है नून का वोट? PTI की तरफ भी गया है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आई वुड नॉट से, क्योंकि मैं बहुत चीज़ों को मैं नहीं बात करना चाहता, इट वुड बी लिटिल टू मच, यू नो। लेकिन मुझे ये फील हो रहा है कि हमारे प्रोविंस में, KP में, मुस्लिम लीग को आउटसोर्स किया जा रहा है। आउटसोर्स किया जा रहा है? किसके हाथों आउटसोर्स किया जा रहा है? काफी है मेरे बात आपसे। थोड़ी सी वजाहत कर दें। देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि मैं बहुत बातें नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे हमें खुद शर्म आती है बातें कर। बट मैंने लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, आप इसको खुद जांचें। आप देखेंगे, लोगों से पूछ लें, मुझसे नहीं पूछेंगे, बिकॉज लोग भी समझे कि आज मैं तनकीद कर रहा हूँ तो शायद आई हैव पर्सनल इंटरेस्ट। नो पर्सनल नहीं, क्योंकि आपकी ये गुफ्तगू का एक बैकग्राउंड है जो कम से कम मुझे अंदाजा है, क्योंकि मेरी लोगों से वहां बात होती है। मुझे अंदाजा है कि आप आउटसोर्स कह के किसकी तरफ या कहां इशारा कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप खुल के बात करें। आपने पार्टी ओहदे से इस्तीफा तो दे दिया, इतनी बात काफी है, इतना सच फिलहाल के लिए काफी है। सब देखिए अपने, आई डू नॉट वांट टू मेक एनी रिमार्क विच इज, मेरी जो फितरत के खिलाफ है वो भी मुझे नहीं पसंद होगा। मैं इतने ही रिमार्क काफी है। बट दिस इज माई स्टेटमेंट दैट आई हैव फियर दैट मुस्लिम लीग एंड KP इज बीइंग आउटसोर्स्ड। ये बड़ा बयान है आपका। इस बयान के पीछे बाकायदा एक शिकवा मौजूद है, बाकायदा
एक तकलीफ मौजूद है, वो क्या है वो अब्बासी साहब भी जानते हैं, वो मैं भी जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती थी कि अब्बासी साहब अपने जबान से कहें, बट वो फरमा रहे हैं कि फिलहाल के लिए इतना सच काफी है, तो यहीं पे रोक देते हैं। दोबारा जब आप कंफर्टेबल होंगे तो फिर आपसे ये वाला सच भी आपसे जान लेंगे। नाउ कमिंग टू, कि आप समझते हैं कि इसी वजह से इलेक्शन में डिले करवाया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंशियल इलेक्शंस, बावजूद इसके कि उसमें गवर्नमेंट का कोई किरदार नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट कम से कम नून लीग बार बार कह रही है कि जी प्रोविंशियल इलेक्शंस जनरल इलेक्शंस के साथ ही होने चाहिए। लेकिन अगर नून की ये सूरत हाल है तो क्या आपको आम इंतखाबात टाइम पे होते हुए नजर आ रहे हैं सर? नंबर 1। नंबर 2, आपने ये भी शिकवा किया कि नून लीग एस्टैब्लिशमेंट की जमात बनती जा रही है। क्या नून लीग कभी एस्टैब्लिशमेंट की जमात नहीं थी? देखिए, मैं तो इस बारे में सही बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज बशमूल वो पार्टियां जो अपने हिस्टोरिकली अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी भी शामिल रही है। मैं एक सियासी कारकुन हूँ और पिछले 38 इयर्स से ज़्यादा हो गया मुझे, 40 इयर्स, नीयरली 40 इयर्स मैं पॉलिटिक्स में हूँ। तो इस बात को हम सब जानते हैं कि बहुत सी जमातें जो हैं वो पैटर्नेज जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर आई हैं। उनके कुछ जमातें उनकी बेबीज के तौर पर भी आते रहे, अगर वो उनको बनाते रहे, नहीं बनाया उन्होंने तो उसको सपोर्ट करते आए हैं। तो पाकिस्तान में पिछले 35 सालों से कोई हुकूमत ऐसी नहीं जिसको एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल ना हो। और अब तो एस्टेब्लिशमेंट खुल के अपने प्रोजेक्ट करके आती है, प्रोजेक्ट लेके आती है। एक लास्ट प्रोजेक्ट इमरान खान का, या इस अपनी हुकूमत को भी आप एस्टैब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट समझते हैं? आखिरी प्रोजेक्ट है उसकी बात कर रहा हूँ कि इमरान वाज ए प्रोजेक्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। ये एस्टेब्लिशमेंट का, और अभी जो आपकी हुकूमत है, क्या ये भी एस्टैब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट है? ये तो देखो सबको पता है कि आप खुद भी समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट? देखिए, आप सब जानते हैं कि ये सारी बातें जो हैं वो कैसे शुरू हुई, इसमें बहुत बातें छुपी हुई नहीं है। और आपका सर्कल, अब लोग, बच्चे भी स्कूल में जानते हैं, कॉलेजेस में जानते हैं, बाजारों में जानते हैं कि कैसे गवर्नमेंट्स बनाई जाती है। क्या इट वॉज नॉट अप्रोप्रिएट, अच्छा होता कि ये उसको कंटिन्यू करने देते, इमरान खान को उसको कंटिन्यू करने देते। आप समझते हैं कि अदम एतमाद के पीछे एस्टैब्लिशमेंट थी? अगर आप नहीं समझते तो आपकी बात सर, आप क्या समझते हैं? अगर सवाल तो आप आपसे नहीं है। समझती है तो ये बिल्कुल सर, मैं तो ऐसे ही सवाल है। करने वाले बिल्कुल थे। ऐसे बात है, यही बात है। ऑफ कोर्स, यस। और आप कहते हैं कि गलत है? आपने तो कल भी कहा था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अदम एतमाद एक गलत इकदाम था और अब इलेक्शंस में चले जाना लेकिन इसको चाहिए। बर्दाश्त किसको करना पड़ेगा? कौन इसको बेयर करेगा? इसका जो मलबा है वो किस पे गिरेगा? वो PMLN पे गिरता है, बाकी तो सारे मजे ले रहे हैं। राइट। सरदार मेहताब अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच। आपको जाना भी है, कहीं तशरीफ ले जाना है, हमारे इस वक्त सेगमेंट का टाइम भी खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी खरी खरी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इन्हीं तमाम मामलात पे कुछ डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। डिस्कशन को, डिबेट को प्रोग्राम के फ्लोर पे आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त मेरे साथ मुल्क के मायनाज सहाफ़ी, तज्जियाकार मौजूद हैं। सबसे पहले आमिर खौरी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर ज़िया साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्जियाकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और मंसूर अली खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्जियाकार हैं। आमिर ज़िया साहब, 2-3 चीज़ें इकट्ठी हो चुकी हैं। एक तो खासतौर पर ये बताएं कि जो इलेक्शंस का मामला है, अब जबकि मुल्क के 3 बड़े इदारों ने, स्पेशली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पैसे देने से, डिफेंस मिनिस्ट्री ने डिप्लॉयमेंट देने से इनकार कर दिया है, तो आपको लग रहा है कि प्रोविंशियल इलेक्शंस अब हो नहीं सकते? एंड देन व्हाट नेक्स्ट फॉर इमरान खान? अब वो क्या करेंगे? देखिए, दो ट्रैक की बात चल रही है ना। एक तो वो मुसलसल कह रहे हैं कि जो डेट्स हैं वो भी, उसका भी अनाउंसमेंट होता रहता है कि मार्च के अंदर ये इलेक्शन हो जाएगा, जो है अप्रैल में ये हो जाने चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि अगर फर्ज किया 2 तरह के इलेक्शन होने, एक तो वो इलेक्शन हैं जिसके अंदर जो सीटें खाली हुई हैं MNAs की, उस पर सेंस नहीं बनती कि अगले 3-4 महीने के बाद अगर इलेक्शन होने हैं तो ये इलेक्शन क्यों करवाए जाए? ठीक है ना। ये वो लोग हैं जो जिन्होंने अपने आप को रिजाइन किया हुआ था, वो पार्लियामेंट जाना नहीं चाहते थे, तो अब क्यों आना चाहते हैं वापस? दूसरी चीज ये है कि जो हालात हैं, फाइनेंशियल हालात, ठीक है ना, उसके अंदर पाकिस्तान के पास, अगर रोज तो बेचारे ये IMF के पास बैठे हुए, अभी तक डील जो है फाइनल नहीं हुई, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ये 2 या 3 किस्म के जो डिफरेंट इलेक्शंस हैं वो किस लिए करवाएंगे? इट डज नॉट मेक सेंस, यू नो। और जब इलेक्शन होना ही है और उसकी एक डेट है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अगर फर्ज किया ये क्लेम करते हैं कि हमने गवर्नमेंट जो है उसको, आप समझते हैं कि हुकूमत के पास वाकई पैसे नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए? नहीं, गवर्नमेंट के पास तो मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं है, तो इलेक्शन तो जो है मतलब बात की बात है।
देखें अगर कल को खुदा न खास्ता लोग जो हैं वो अपनी गुर्बत में किसी और चीज में बाहर आ गए तो ये सारी चीजें वैसे ही उलट जाएंगी, फिर आप इलेक्शन को वैसे ही भूल जाएं, ठीक है ना। आगे रमजान शुरू होगा, आपको पता है कि लोगों के जो बजट्स हैं उनके ऊपर एक एडिशनल प्रेशर पड़ता है, रमजान की अपनी इकोनॉमी है, तो उसके अंदर अगर फर्ज किया। और दूसरी चीज जो सीरियसनेस है या जो लैक ऑफ सीरियसनेस है ऑफ द पॉलिटिशियन, वो ये है कि पहले आप 2 साल से बैठे हुए हैं या 10 महीने से बैठे हुए हैं कि हमने रिजाइन कर दिया था, अब ये कहा आपको मोहब्बत आ गई है। खान साहब जो हैं उनके बारे में अभी तक अब क्लैरिटी नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, 33 सीटों से लड़ेंगे, 16 से लड़ेंगे, फिर खाली करेंगे, फारिग करेंगे। जो वो तो अब इनकार कर दिया ना, वो जो कैंडिडेट्स हैं वही लड़ेंगे, लेकिन इन इस्तीफों का जो फेट है वो भी लाहौर हाईकोर्ट पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर लाहौर हाईकोर्ट ने 43 भी वापस कर दिए तो इससे पहले के 33 भी वापस नहीं, देखें ना, अगर वो अदारे जिन्होंने आपको हर दफा सपोर्ट देनी होती है वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर टेररिज्म का जो है उसको संभालने का बोझ है, जो बड़ा बोझ है, ठीक है ना, जो कुछ हो रहा है, मतलब और दोबारा से एक स्पेट है टेररिज्म की, वो बढ़ रही है, तो वो कहते हैं हमारे पास बंदे नहीं, आपने इलेक्शन करवाना करवाएं, राइट, आप जिन्होंने पैसे देने हैं वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, जिसने इलेक्शन करवाना है इलेक्शन कमीशन करवा ले। तो सवाल ये है कि देखें, आपने देखना यह है कि चंद जो पॉलिटिशियंस हैं आपने उनकी बात सुननी है जिन्होंने अपने कॉन्टेक्ट से ये शो किया है कि वो पॉलिटिक्स में इतने ज्यादा जो है सिंसियर नहीं है जितने अपनी जो पर्सनैलिटीज हैं अपनी पार्टी, सारे लोग सब लोग की बात कर रहा है, ठीक है। आमिर ज़ा साहब की तरफ में चलिए। आमिर ज़ा साहब आप एग्री करेंगे आमिर खौरी साहब की बात से कि वाकई इस वक्त पैसे नहीं हैं, वाकई इस वक्त डिप्लॉयमेंट नहीं हो सकती एफसी रेंजर्स फौज की, या आप समझते हैं कि ये कोई सॉलिड ऑब्स्टैकल नहीं है, कोई सॉलिड रीजनिंग नहीं है इलेक्शन डिले करवाने की? अब इमरान खान क्या करेंगे अगर ये जवाब आ गया इदारों की तरफ से? पहली बात हुई कि हुकूमत की या उसके इदारों की जो मतलब तादीलें हैं बड़ी भोंडी हैं। अच्छा, दुनिया भर में जंग हो, मतलब है आपको जो आपका काम है, ये नहीं हो सकता कि एक हुकूमत जो कि बहुत ही गैर मकबूल है, अब आप कहेंगे जी गैर मकबूलियत को जांच वो नापने का क्या पैमाना है, तो पैमाना इंतखाबात होते हैं। एक हुकूमत जिससे हुकूमत नहीं हो रही, एक हुकूमत जिसके पास इस बात के पैसे हैं कि वो तारीख की सबसे बड़ी काबीना बना ले, एक हुकूमत जो है मतलब कि तमाम चीजें कर सकती है, और उसके पास मतलब है कि मईशत सर वो कह रहे हैं कि हमारे जो SAPMs हैं वो तनख्वाह नहीं लेते, वो मरात नहीं लेते, तो वो कोई बोझ नहीं है हमारी इकोनॉमी पे, और वो कैबिनेट का हिस्सा भी नहीं होते कॉन्स्टिट्यूशनली। दिलचस्प बात है। तो जो खदशा होता है ना कि जब इस तरह के स्टेक होल्डर्स आते हैं तो फिर वो अपने फायदे के लिए आ रहे होते हैं। जो अनइलेक्टेड आते हैं, बात अगर फर्ज करें कि आप ठीक है तनख्वाह नहीं ले रहे, तो आप किस तरह से कर रहे हैं? हमें तो शक शुबा हमेशा हमारे जो वुज़रा होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, उन्होंने बड़े बड़े चक्कर चलाए, उनको सिर्फ कुर्सी मिल जाए, इख्तियार मिल जाए तो बाकी दौलत को खुद पैदा कर लेते हैं। तो बात ये होती है कि शक शुबा है, क्योंकि आप जिस तरह से फैला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं चीजों को, वो इस वक्त आपके पाकिस्तान के हालात से मुताबिकत नहीं रखती। आप ये कहते हैं कि जी किस्तों में इलेक्शन नहीं हो सकते, चले मान लिया, तो फिर आप 3 महीने पहले करा दें इलेक्शन, 4 महीने इलेक्शन। पैसे नहीं है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है पैसे नहीं है, डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है हम डिप्लॉयमेंट नहीं दे सकते, तो कैसे करवाएंगे? सिक्योरिटी की सूरत हाल देख लिया ना आमिर ज़ा साहब आपने। कह रहा हूँ कि 2008 में बहुत जबरदस्त दहशतगर्दी का खतरा था, वॉर ऑन टेरर अपने जोबन पे थी। 2013 में बहुत ज्यादा दहशतगर्दी का खतरा था, हमले हो रहे थे जलसे जुलूसों के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद इंतखाबात हुए और इंतखाबात मतलब चले। उसके बाद ये नहीं हो सकता कि आप फर्ज करें कि एक तो मतलब है गैर मकबूल हुकूमत, एक नामुकम्मल कौमी असम्बली, ठीक है ना, एक मतलब है कि कॉम्प्रोमाइज पूरी क़यादत, वो उसको आप इख्तियार दे दें बात का, या तो आप ठीक है आप केयर टेकर आप लेकर आ जाए अगले 3-4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए लेकर आ जाए अदालत से मिलकर। लेकिन इस हुकूमत के रहते हुए जो बात है कि मतलब है खलीज बढ़ेगी, तसादुम बढ़ेगा, और ये जो अभी आमिर गौरी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, इस पे मैं कम से कम इत्तेफाक करूंगा कि लोगों में जो नफरत गम गुस्सा है वो फिर कहीं सड़कों पे ना आ जाए। अगर आपने इसी तरह के गैर मकबूल लीडरशिप के साथ इस मुल्क को घसीटने की कोशिश की, घसीट रहे हैं लोग को, घसीट कर लोग आएंगे सड़कों पे, आप देखिएगा उनमें जो इश्तियाल है, जो गुस्सा है वो आएगा। इमरान की मोहब्बत पे नहीं आएगा, अपने बच्चों की वजह से आएगा, इनके निकम्मेपन, इनके जो वो है चार्जेस हैं करप्शन के, उसकी वजह से। राइट सर, नाउ आई हैव टू गो टू मंसूर अली खान साहब। मंसूर खान साहब, आप क्या समझते हैं कि वाकई हुकूमत के पास पैसे नहीं है, वाकई इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल इतनी खराब है कि डिप्लॉयमेंट नहीं दी जा सकती, या आप समझते हैं कि ये सिर्फ इमरान खान को रोकने के कोई हरबे हैं हुकूमत की तरफ से, मिनिस्ट्रीज की तरफ से? प्लस नाउ व्हाट वुड इमरान खान डू एंड व्हाट कैन इमरान खान डू? बहुत शुक्रिया गरीदा साहबा। देखिए मैं तो हूँ किताब का आदमी, जो किताब कहती है मुझे तो उसके मुताबिक चलना है, और किताब के अंदर मुझे तो कोई ऐसी प्रोविजन नजर नहीं आती कि जनाब
पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो हैं वो इस बुनियाद के ऊपर जो है वो आप डिले कर दें या ना मुनक्किद करें कि जनाब पैसे नहीं हैं, या अगर आइन और कानून आपको इस चीज की इजाजत देता है, अगर आइन और कानून इजाजत दे देता है तो बेशक कर दीजिए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर ये होता भी है कि अगर आपको वाकई इतना कंसर्न है, तो ये तो जो अगली हुकूमत आएगी, लेट्स से अगर वो मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी की भी आती है, हेडेक तो ये एक्चुअली उनका होगा। अगर उनके खजाने में पैसे नहीं होंगे तो संभालना तो उन लोगों ने है, तो आपको किस बात की परेशानी है। तो इसलिए मुझे जहां तक ये सारी बातें जो हो रही हैं कि जनाब पैसे नहीं हैं या सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, आप जिमनी इंतखाबात भी तो करवा रहे हैं ना। अभी जब आपने ये जो जितने इस्तीफे आपने एक्सेप्ट किए कौमी असेंबली के, आपको पता था कि यहाँ पे जिमनी इंतखाबात होंगे। इससे पहले जब आपने 8 जिमनी इंतखाबात वो जो करवाए जिसमें इमरान खान साहब जीत के सामने आए और कुछ जगहों से वो सीटें हारे भी, आखिर वो भी तो खर्चा ही था ना। तो वो खर्चा आप करने के लिए तैयार थे क्योंकि वो पॉलिटिकल मूव आपको सूट कर रही थी। आपको नजर आ रहा था कि अच्छा यहाँ पे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो काफी क्लोज हैं इमरान खान साहब के, शायद वो उनको हरा देंगे, तो इसलिए लेट्स गो फॉर दैट मूव। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ इमरान खान साहब को जिसे कहते हैं ना, या तो कंट्रोल करने के लिए या आई एम गोइंग टू यूज अ वेरी क्रूड वर्ड, टेम करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। सो मच सो मंसूर खान साहब, आप ये भी समझते हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व है? ये भी समझते हैं आप कि वहां से भी टेम करने की कोशिश की जा रही? नहीं, वैसे मैं ये तो नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे पास इस बात का सबूत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सारे के सारे पुर्जे अपनी अपनी जगहों के ऊपर बैठ रहे हैं, वो तो हिसाब किताब यही लग रहा है कि इमरान खान साहब को टेम करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर सिक्योरिटी के ऐसे इश्यूज भी हैं तो जरूरी तो नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक सिक्योरिटी एजेंसी है। आपके पास माशाल्लाह आपकी केपी पुलिस है, आपकी पंजाब पुलिस है, जो कि आप उसको डिप्यूट कर सकते हैं, वो किसी से कम नहीं है। वहां पे भी शोधा की बहुत बड़ी तादाद है, लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं। तो मैं किसी एक एजेंसी को किसी दूसरे के ऊपर रेट नहीं करूंगा, लेकिन ये सारी मूव जो है ये डेफिनेटली इमरान खान साहब का रास्ता रोकने के लिए जो है वो लग रही है। सो इमरान खान का रास्ता क्या रुक जाएगा, गिवन दैट कि आप आज चीफ जस्टिस ने भी कह दिया कि इंतखाबात मसले का वाहिद हल है। सो ये प्रेशर डाल सकता है क्या हुकूमत के ऊपर, इदारों के ऊपर कि वो इलेक्शंस की तरफ जाएं? मंसूर खान साहब और इमरान खान अब क्या कर सकते हैं, अब उनके पास क्या ऑप्शंस रह गए? नहीं, अल्टीमेटली देखिए बात तो केओस की है। ऑपोजिशन में बैठे हुआ कोई भी जो सियासी जमात होती है उसको केओस सूट करता है। और जिस तरह पहले तो चले फिर भी कुछ मैं कह सकता हूं कि सर्दियों का बहुत ज्यादा अमल दखल था, कोई भी एहतजाज जलसा धरना करना जरा मुश्किल था। बट नाउ द वेदर इज मच मोर बेटर, वी आर इन द स्प्रिंग सीजन नाउ। तो मौसम बहार के अंदर अगर एहतजाज वगैरह कर दिया जाए तो बहुत बेहतर होता है। तो लेकिन जो भी सूरत हाल है, लग यही रहा है कि इमरान खान साहब के पास अल्टीमेट ऑप्शन फिर यही होगा कि वो सड़कों के ऊपर आएंगे और इस मतलब कोई जलसा या धरना उनको देना पड़ेगा। और अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो मौजूदा हुकूमत वक्त जो एक्चुअली पीस और काम चाहती है पूरे मुल्क में, अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में ऐसा नहीं मिलेगा और उसके बाद इनके लिए इलेक्शंस करवाना मेरे ख्याल में और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। ठीक, आमिर साहब आप क्या समझते हैं कि ऑप्शंस क्या रह जाते हैं खान साहब के पास अब इलेक्शंस करवाने के लिए? नहीं, ऑप्शन मेरे जहन में जो सवाल है कि हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है। जब हुकूमत जो है IMF प्रोग्राम पे अमल दरामद शुरू करेगी, मैं बता रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ ना कि हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है। हुकूमत के पास ऑप्शन है कि वो IMF प्रोग्राम पे अमल करेगी, महंगाई का तूफान आएगा, लोगों में झुंझलाहट बढ़ेगी, लोगों में गुस्सा बढ़ेगा, फिर गर्मियां आनी है। तो बहुत सारी वो चीजें हो रही है कि हुकूमत के हाथों से चीजें निकल रही हैं और उसकी बौखलाहट इस चीज से है कि वो जिस तरह से इंतखाबात से भाग रही है। इमरान खान सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वो बातें करते रहें और छोटा मोटा एहतजाज भी अगर हो रहा हो ना, मैं नहीं कह रहा बड़े पैमाने पे पहिया जाम जैसे कराची में कभी हुआ करता था उसकी बात नहीं कर रहा, अगर थोड़ी बहुत छेड़खानी भी होती तो जो है बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर आएगी। इस वक्त हुकूमत की, और सिर्फ हुकूमत का मसला नहीं, इदारे भी अंडर प्रेशर हैं। इदारों को भी पता है कि अगर मतलब एकदम कुछ चीजें स्पॉन्टेनियस होती हैं कि मतलब शुरू गरीदा साहिबा ने आपने किया मामला, लेकिन लोगों में इश्तिहार और गुस्सा इतना है और लोगों में इतने ज्यादा हमारे प्लेयर्स हैं मुख्तलिफ, मतलब है कि जिसमें दहशतगर्द तंजीमें भी हैं, तो पता नहीं क्या कर दें जाकर। तो जरूरत इस बात की है कि अगर स्टेक होल्डर्स हैं एक अपने अंदर कंसेंसस बनाए, इंतखाबात होने 3 महीने बाद होने 4 महीने पहले होने, वो आप उस पर डेवलप कर सकते हैं। आपकी जो PML नून की ख्वाहिश है ना कि इमरान खान को या PTI फैक्टर को वो बिल्कुल बाहर कर दे, वो ख्वाहिश उतनी पूरी होती नजर नहीं आ रही। और अगर होगी, वो कोशिश करेंगे तो उसकी कीमत बहुत बड़ी होगी आपकी पॉलिटिक्स। इमरान को माइनस कर दे, इस पे आगे चल के बात करेंगे, खासतौर जो नाअहली है इमरान खान की और वो भी एक मुबैना बेटी के हवाले से, टेरियन वाइट के हवाले से, इस पे आगे चल के जरूर बात करेंगे। बट आमिर खौरी साहब आपके नजदीक इमरान खान के पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं अब, जबकि नजर आ रहा है खान साहब खुद भी मान रहे हैं, आज भी उन्होंने कहा कि ये हुकूमत इंतखाबात करवाने में संजीदा नहीं है। ऑप्शंस क्या है इमरान खान के? इमरान के पास सबसे बड़ी ऑप्शन तो ये कि वो अपने जो कोर्ट केसेस हैं पहले उनको डील करें, और मल्टीपल लेवल के ऊपर केसेस चल रहे हैं, हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, लोअर कोर्ट्स में चल रहे हैं, और उनके लिए जो गैदरिंग स्टॉर्म है इट इज नाउ गेटिंग सीरियस।
इस वजह से कि उनके अपना जो यानी जो क्लोज क्वार्टर है उनका यहाँ पे इस्लामाबाद में जो बैठता है, दे आर ऑल्सो वरिड कि अगर फर्ज किया अगले 2-3 महीने के अंदर कोई ऐसा फैसला आ जाता है जिसमें खान साहब जो हैं वो हो सकता है ना अहल हो जाए, तो उसके बाद ये पार्टी जो है, तो इस पार्टी की तो पार्टी वैसे ओवर हो जाएगी, ठीक है ना? You think so? मैं इमरान के नाअहली के बाद उनके किसी बंदे से पूछ लेना, जब वो खुद कह रहे होते हैं कि हमारी पार्टी में तो सिर्फ इमरान है। तितर तो उस वक्त नून लीग हो रही है। नहीं, वो होती रहे, देखें तितर बितर जो है वो तो उनको एक और उम्मीद थी, उनको ये उम्मीद थी कि नवाज शरीफ कभी वापस आएंगे। नवाज शरीफ साहब इसलिए वापस नहीं आ रहे कि जब तक उनका केस क्लियर नहीं होगा, उनका नाम क्लियर नहीं होगा, वो वापस आने में नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे क्योंकि जब तक इमरान खान नाअहल नहीं हो जाते या गिरफ्तार नहीं हो जाते। लेकिन एक चीज याद रखें, सितंबर में देयर विल बी 2 न्यू टीम्स इन प्लेस, पावरफुल टीम्स। 2 न्यू टीम्स, पॉलिटिकल टीम्स नहीं, नॉन पॉलिटिकल टीम्स। एक टीम जो है फुल फोर्स के साथ होगी GHQ के अंदर, जिस वक्त आसिम मुनीर साहब के पास उनके अपने कमांडर्स होंगे, जो अभी तक कमांडर से ये रिटायर हो जाएंगे, कुछ अप्रैल में रिटायर हो जाएंगे, कुछ सितंबर में रिटायर हो जाएंगे। तो ही विल बेसिकली फॉर द फर्स्ट टाइम ही विल बी इन फुल फोर्स, जैसे आर्मी चीफ होते हैं, बनने के बाद 5-7 महीने लगते हैं इनको। दूसरी टीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होगी, जैसे फाइज ईसा जो है ही विल टेक ओवर, क्योंकि अभी तक ये जो जुडिशरी है इसके बारे में लोगों की प्रिजम्पशन ये है, आई एम नॉट सेइंग कि लोगों का जो ख्याल है वो सही है, वो ये है कि अभी तक ये जो बेंच है ये इमरान खान को बचा रहा है, ठीक है ना? तो उसके बाद क्या होता क्या नहीं होता, तो जो पॉलिटिकल साइड है ना उसकी, उसको अब एक साइड पे रख लें। इस वजह से कि फिर मैं दोबारा कहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने कॉन्टैक्ट से ये शो किया है। टीम के इम्प्लीकेशंस क्या देख रहे हैं आप? वो तो एक पॉलिटिकल हो चुके हैं। ये जाने वाला जर्नल फैसला नहीं करता कि वो पॉलिटिकल हो चुके हैं, ये आने वाला जनरल फैसला करता है कि मुल्क के हालात क्या है। और अगर फर्ज के मुल्क के हालात के अंदर इकोनॉमी नहीं चल रही, लॉ एंड ऑर्डर नहीं चल रहा, पॉलिटिक्स नहीं चल रही, तो फिर वो लोग जो हैं उनका स्टेक है इस मुल्क के अंदर। उनके ऊपर ये इल्जाम नहीं है कि वो किसको लाना चाहेंगे, किसको निकालना चाहेंगे, नहीं, उनका स्टेक इसलिए है, हाँ, इस वजह से कि उन्होंने इस मुल्क को संभालना है। और अगर फर्ज की सारे लोग मिल के ये याद रखें कि इमरान खान बेशक जो है सबसे ज्यादा पॉलिटिकल जो है वो पॉपुलर लीडर है, उनकी पार्टी जो है वो पॉपुलर पार्टी थी, वो खुद निकले हैं इस प्रोसेस के अंदर से, उनसे गेम नहीं खेली गई, सियासी गेम नहीं खेली गई, ठीक है ना? अब जिन लोगों को आप गालियां देते रहे, आप कह रहे हैं हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, भाई कल तक क्यों तैयार नहीं थे? अब क्यों जाएंगे आप उस पार्लियामेंट में जिसमें आप बैठने को तैयार नहीं थे? अगर आप ये जो जोक है सारी दुनिया का, अगर 33 सीटें खाली हुई हैं तो मैं ही लड़ूंगा उसके ऊपर, आपको पता कि आप एक सीट रखेंगे, 28 सीटें जो हैं 28 दिनों के अंदर बाकी सीटें फारिग हो जाएंगी। तो जो ड्रामा किया हुआ है इन सारे लोगों ने मिल के, जिस तरह भी है, एक ड्रामा इन्होंने भी कहा, जिस तरह मंसूर भी कह रहे थे कि यार आपने कितने बंदे इकट्ठे करने हैं, वो तनख्वाह लेते हैं या नहीं लेते, उनकी गाड़ियां फिर रही कि नहीं फिर रही, वो लोग अपनी पार्टियां कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनके साथ एक पैराफर्नीलिया मूव करता है कि नहीं मरता। ये कहना कि ये तनख्वाह नहीं लेते, भाई तनख्वाह मिलता है उनको, और मैं वही कह रहा हूँ, तनख्वाह कितनी, जब आप कह रहे हैं कि उनका स्टेटस जो है एक मिनिस्टर का स्टेटस है, तो वो बहुत सारी चीजें और भी तो ले रहे होते हैं ना। क्या कर रहे हैं? अगर 21 लोगों के पास पोर्टफोलियो नहीं है तो वो किस लिए रखे हुए उन्होंने? तो इसका मतलब है कि सारे लोग जो है ना वो मिलकर ये शो कर रहे हैं कि इनका कॉन्डक्ट जो है वो बिल्कुल ये अपनी पॉलिटिक्स की बिल्कुल एंड पे आए हुए हैं, दे आर बीइंग टेस्टेड एंड पीपल आर वाचिंग इट। इलेक्शन कब होता है कब नहीं होता, फ्रेंकली इफ यू एक्चुअली आस्क मी, मेरे लिए इमटीरियल है इलेक्शन। इस वजह से मटेरियल है कि जब इलेक्शन होना था जो भी है, मंसूर ने कहा कि ही गोज बाय द बुक, तो बाय द बुक तो इलेक्शन जो है ये होने थे फिर अक्टूबर नवंबर में। खान साहब को पहले करा के क्या कर लेना है? आइन में इमरजेंसी की प्रोविजन भी है, आइन में ऐसे इमरजेंसी सिचुएशंस की प्रोविजन भी उन्होंने यही तो किया है, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री बता रही है या डिफेंस मिनिस्ट्री बता रही है। बैठना नहीं चाह रहे थे तो तोड़ के इलेक्शन क्यों कराना चाह रहे हैं दोबारा? सर इसे ये डिबेट फिर कहीं और चली जाएगी, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेने दे। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं, कुछ मजीद मामलात पे डिस्कशन करते हैं। खासतौर पर जनरल बाजवा को कोट करके कुछ चीजें सामने आई हैं, इमरान खान साहब के साबिका दौरे हुकूमत के हवाले से, उस पर भी सवालात करेंगे विद दिस पैनल। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज प्रोग्राम में मौजूद है आमिर जिया साहब, मंसूर अली खान साहब एंड आमिर खौरी साहब। मंसूर खान साहब, ये सवाल लेके मैं आपकी तरफ आऊंगी। इमरान खान की मुबैना बेटी की के हवाले से ना अहली डिस्क्वालिफिकेशन, अब 1 मार्च की डेट लग गई है, आपको लगता है ये केस इतना स्ट्रांग है टेर एंड व्हाइट का कि इस पे इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं? गरीदा, आपके पहले सवाल के जवाब में भी जिस तरह मैंने कहा था कि आइन और कानून के साथ चलने वाला इंसान हूं, तो यहाँ पे भी इमरान खान साहब के लिए भी सिचुएशन वही बनती है कि आइन और कानून के मुताबिक 62-63 की जो तलवार है वो वाकई सीरियसली इमरान खान साहब के ऊपर लटक रही है। खासतौर पे वो जो 2004 के 2 एफिडेविट्स हैं जो इमरान खान साहब के साइंड हैं और जुमैमा बीबी के साइंड हैं, उसके मुताबिक तो उसकी गार्डियनशिप जो है, उस बच्ची की गार्डियनशिप जो है वो उनकी खाला को दी जा रही है। तो केस तो वाकई बड़ा वाटर टाइट है। लेकिन इशू ये है
کہ جو مینٹینیبلٹی کو جو ہے کنٹیسٹ کیا جا رہا ہے. آج سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے یہی کہا گیا کہ جی میں اس کے اوپر دلائل دینا چاہتا ہوں. تو اگر تو مینٹینیبلٹی دے دی گئی جج صاحب کی جانب سے تو دین عمران خان صاحب کے لیے صرف یہ کیس میرے خیال میں پرابلم ایریا نہیں بنے گا, بلکہ یہ ایک امبیرسنگ سچویشن کریٹ ہو جائے گی. کیونکہ جس طرح آپ کو پینما کے اندر یاد ہوگا, پینما کیس کے اندر روز رات کو 8 اور 10 بجے روزانہ کی ہیئرنگ کی بنیاد کے اوپر ایک ایک باریکی جب ڈسکس ہوتی تھی, اس کیس کی بھی اگر روزانہ کی بنیاد پہ یہ باریکیاں ڈسکس ہونا شروع ہو گئیں تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کے لیے کافی امبیرسنگ سچویشن ہوگی. لیگلی شاید اس کے مورلی بہت مشکل, میرے خیال میں عمران خان صاحب کے لیے جو ہے بہت زیادہ اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اور وہ کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک بڑا اپنا ایک طلسماتی, اپنی ایک کرشماتی شخصیت انہی مورلز پہ ہی, انہی ایتھکس پر ہی بلڈ کر رکھی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ایسا ہو گیا تو وہ بت پاش ہو جائے گا منصور خان صاحب؟ غریزہ دیکھیے, پاکستان کے اندر نا چند ایسے پولیٹیکل کارڈز ہیں جس کے بارے میں سب مانتے ہیں کہ یہ ہر کوئی جب کھیلتا ہے تو اس کے ریزلٹس بڑے اچھے ملتے ہیں. ایک وہ کارڈ جو ہے وہ امریکہ اینٹی امریکن کارڈ ہے, ایک کارڈ بھارت والا ہے لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں چلتا. کشمیر کے ایشو کو اگر آپ اس کے اوپر پالیٹکس کرنے کی کوشش کریں وہ اتنا زیادہ نہیں بکتا. لیکن ایک ایسا کارڈ ہے جو جب بھی جس نے چلایا ہے اس نے ہمیشہ اس میں سے گین کیا, اور وہ ہے مذہب کا کارڈ. عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ پہلے ہی لاسٹ ٹائم جو ایک حملہ بھی ہوا وزیر آباد میں, وہ بھی ایک ایکسٹریم ریلیجس جو شخص تھا اس نے یہ حرکت کی. تو مورلز کے اوپر جب یہ سوسائٹی کے اندر ڈسکس ہونا شروع ہو جائے گا نا کہ ایک شخص جو ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے اور اس نے اپنی ایک مبینہ بیٹی کو چھپا کے رکھا, اس کو ایڈمٹ بھی نہیں, ابھی بھی نہیں وہ ایڈمٹ کرتے, ابھی بھی نہیں, یہ نہیں کہتے کہ نہیں جی میری بیٹی نہیں ہے, نہ اس کو وہ ایڈمٹ کرتے ہیں. تو یہ ڈبیٹ جب پاکستان کے ڈرائنگ رومز میں ڈسکس ہونا شروع ہوگی, دیٹ کوڈ بی ویری ڈیمیجنگ فار عمران خان صاحب. عامر ضیاء صاحب, یور ٹیک آن دس, ریڈ اینڈ وائٹ کا کیس عمران خان کے لیے مشکلات کریٹ ہو سکتی ہیں, ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں اس میں؟ عمران خان کی زندگی جو ہے کھلی کتاب ہے, اور جو لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں بہت سارے پاکستانی ہیں, ہر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, مذہبی بھی ہیں, سیکولر بھی ہیں, لبرل بھی ہیں, تو تمام کے تمام جانتے ہیں کہ عمران خان کی زندگی کیا رہی ہے, بطور کرکٹر کیا تھا اور بطور سوشل ورکر کیا تھا, اور ان کے پیچھے لیکن جریان کے معاملے پہ ان کی زندگی کھلی کتاب نہیں ہے, یہ والی ڈائری بالکل بند ہے. نہیں, یہ ہر ڈائری دیکھیں, جو چیز اگر ایک پبلک ڈومین میں آ گئی نا تو وہ پتہ ہی ہے نا لوگوں کو. اب اس میں ایک اس میں ابہام ہے, اب یہ ظاہر کہ عمران اس کو ڈینائی کر رہے ہیں, ثابت کچھ بھی ابھی تک نہیں ہوا, لیکن اگر کوئی شبہ بھی کر رہا ہے تو اس کے باوجود, یعنی کہ یہ کیس جو ہے ابھی پہلی بار تو نہیں آیا, پہلے بھی نون لیگ نے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی, لیکن عمران خان نے 2018 کے اندر الیکشن جیتا, 13 کے اندر ان کو ووٹ ملے, ٹھیک ہے نا, تو اس سے فرق نہیں پڑتا. میں نہیں سمجھتا کہ جو ان کی پاپولر سپورٹ بیس ہے اس پہ کوئی فرق پڑے گا. اور میں دوسری بات یہ کہوں کہ دیکھیں, یہ ایک بڑا ایک بے بسی ہے حکومت کی کہ اس کو لانا چاہیے تھا کوئی مضبوط کرپشن کا کیس, کوئی ایسا لے کر آتے کہ جی وہ جس طرح وزیر اعظم پاکستان پر ہے کہ 16 ارب کے انہوں نے منی لانڈرنگ کر لی, ان کے صاحبزادوں نے پتہ نہیں کیا کیا تیر مارے, تو یا تو کوئی ایسا کیس لے کر آتے. آپ کو اگر ایک لے کر آتے توشہ خانہ جس کی ابھی کوشچن ہوگا, ایک فورن فنڈنگ کا کیس لے کر آتے ہیں, کوشچنیبل ہے, ڈیبیٹیبل ہے, تو اور یہ والا جو بھی ان کی مبینہ صاحبزادی کا کیس ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس اتنا بڑا جتنا تھریٹ بعض لوگ ان کے لیے قرار دے رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا کیسا ہوگا. کیونکہ ایک بار انتخابات کال ہوگا, ایک بار وہ جب ردم بننے لگا تو پھر وہ ایک ڈسکورس کچھ اور ہو رہا ہوگا, اور وہ ڈسکورس یہ بھی ہو رہا ہوگا کہ اس وقت جو حکومت ہے اس کی کیا کارکردگی رہی ہے. آپ دیکھیں نا, پی ایم ایل نون کے پاس کیا نیریٹو ہے, وہ عوام کو دکھانے کے لیے کیا خواب ہے ان کے پاس, کس چیز کے لیے. وہ اپنی مظلومیت کے اوپر بات کرتے ہیں جس پہ لوگوں کو یقین نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ سنہرا دور تھا 9 برس کا جب نواز شریف حکمران تھے, اس پہ لوگوں کو یقین نہیں آتا, ڈیبیٹ کرتے ہیں. اور جو عمران خان پہ ایلیگیشن مریم صاحبہ لگا رہی ہیں اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل بات ہوتی ہے کہ لوگ اپنے لیے نکلتے ہیں کہ آپ ان کو کیا وعدہ کر رہے ہو, آپ ملک کے لیے کیا ویژن دے رہے ہو, قوم کے لیے کیا ویژن دے رہے ہو. میرے خیال میں وہ نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. اصل جو لڑائی ہوگی اسی بات پر ہوگی, how you want to take the country forward. ٹھیک, عامر غور صاحب آپ ایگری کریں گے منصور خان کی بات سے؟ میں بالکل ایگری نہیں کروں گا, I'm sorry. اس طرح سے کہ دیکھیں یہ کیس جو ہے یہ morality کا کیس نہیں ہے. ہمیں پتا کہ خان صاحب کی زندگی جو ہے وہ کتنی رنگین رہی ہے, وہ مختلف پروگرامز میں کہتے رہے ہیں کہ پلیز یہ نہ پوچھیں, مجھے سب کو پتا ہے. لیکن اس کیس کا ایک مورل اسپیکٹ تو ہے نا, ایک لیگل بھی ہے اور ایک مورل. وہ ان کے لیے ڈینجرس نہیں ہے, ان کے لیے جو ڈینجرس ہے وہ لیگل اسپیکٹ ہے کہ انہوں نے اپنے کاغذات جمع کرتے ہوئے جھوٹ بولا تھا, جھوٹ. یہ یاد رکھیں کہ نواز شریف کے اوپر کرپشن کا الزام جو ہے نا وہ کہ 300 ارب 800 ارب 900 ارب پتہ نہیں کتنے خرب. اب میں کل یہ کہوں کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے چاند کے اوپر گھر بنائے ہوئے ہیں, تو گورنمنٹ کہے گی یار ہمارے پاس راکٹ نہیں ہے تو ہم نہیں بیچ کے کنفرم کر سکتے. لیکن کیا جو انہوں نے یہاں پر جھوٹ بولا تھا, اور الیکشن ابھی جب ریسنٹ کروایا تھا جس میں 7 دفعہ جیتے ہیں دوبارہ, اس دفعہ بھی انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا یہ بچی میری ہے یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جو جھوٹ بولنا ہے وہ ایشو بنے گا. اسی طرح
کہ جس طرح نواز شریف پہ الزام کرپشن کے ہیں لیکن ان کی ڈسکوالیفیکیشن جو لیگل طریقے سے ہوئی ہے وہ اقامے پہ ہوئی ہے, پاناما شناما پہ نہیں ہوئی. ان کے جو یہاں پر اربوں کی پراپرٹیاں وہ اس کا مطلب ہے لیجیٹمیٹ ہے. اس کا مطلب جو نواز شریف کی اربوں خربوں کی پراپرٹیاں جہاں ہیں وہ سب قانونی طریقے سے لی گئی تھی. یعنی اگر آپ کو جو منی ٹریل چاہیے وہ صرف 3 فلیٹس کی چاہیے. یعنی کہ اس کیس کے آگے بڑھنے کے ساتھ آپ یہ ڈسکشن ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے کہ عمران خان ایک ریاست مدینہ کے دائی جو کہ اپنی مذہب کی بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں, اگر ان کی بیٹی مبینہ بیٹی انڈکلیئرڈ, یہ ڈیبیٹ ہوتے ہوئے آپ نہیں دیکھ رہے. غریدہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ جو قانون کے اندر ڈیبیٹ چل رہی ہے نا, جو عدالت میں چل رہی ہے, وہ صرف یہ چل رہی ہے کہ انہوں نے اپنی بچی ڈکلیئر نہیں کی تھی. ہے یا نہیں ہے امٹیریل ہے. سوری ٹو کریکٹ یو فار دیٹ, لیکن یہ اس پیٹیشن میں یہ بھی ہے کہ عمران خان ایڈمٹ کرے کہ یہ صاحبزادی ان کی ہے یا نہیں. میری بات سنیں, وہ ایڈمٹ ہو چکا تھا جس وقت یہ وہاں گئے تھے نا, آج سے 2004 میں جب وہ پیش ہوئے تھے کیلیفورنیا میں, پیش ہونے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے اپنا ڈی این اے مٹیریل جو ہے وہ شیئر کرنے سے انکار کر دیا تھا. نہ بلڈ دیں گے, نہ تھوک دیں گے, نہ کچھ نہ کہا. تاکہ کیوں, اور یہ کیس اس وقت ہم نے رپورٹ کیا ہوا ہے, میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. اس وقت جو معاملات تھے وہ سیتا وائٹ نے سیتا وائٹ نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عمران خان یہ ایڈمٹ کرے کہ وہ ہے یا نہیں ہے, یا اس کو پالے بچی کو. میں یہ کہہ رہی ہوں میری بچی بڑی ہو رہی ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کے یو جسٹ گیٹ پیس آؤٹ آف دس تھنگ. شی از ایکچولی آسکنگ ہو از مائی فادر. تو اس کو کہہ رہی ہوں کہ آگے سے ایک دفعہ بیٹھ جائے, ٹھیک ہے. شی ول ایکچولی ہیو ہر پیس آف مائنڈ, شی از گروئنگ اپ. اس وقت اتنی بڑی نہیں تھی. لیکن اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتا ہے نا کہ وہ اس کے گھر میں رہتی ہے لنڈن میں, وہ فلم کے اندر جو جمائمہ کا گھر ہے اس کے ساتھ رہتی ہے, دونوں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتی ہے, ٹھیک ہے. تصویریں ہیں اس کی, وہ وہاں سے نکلتی ہے فلم کے گھر سے, وہ جاتی ہے وہاں سینسبری کے اوپر شاپنگ کرنے جاتی ہے فلم کے اندر, سارے لوگوں کو پتا ہے. تو کس لیے رہتی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر فرض کیا یہ چیز ہم وہ مانے یا نہ مانے اور بات ہے, یہ امٹیریل ہے, وہ ان کی بیٹی ہے. انگلینڈ میں جب ڈیبیٹ ہم کرتے تھے تو وہاں کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایسے بچوں کو کہتے ہیں لو چائلڈ. تو عمران خان's لو for Sita White and the child might have dissipated, but the child remains. Whether he admits or not, it is not an issue. ایشو میں پاکستان کے جو پیپر ہیں الیکشن کے اندر, انہوں نے اپنی اولاد کو ڈکلیئر کیوں نہیں کیا ہوا, اور اس کے بعد پھر وہ جو کاغذ ہیں دونوں, جس طرح انہوں نے کہا وہ جو دونوں ایفیڈیوٹ ہیں وہ ان پلے آ جائیں گے. تو جو کیس ہے اٹ از سیریس. اور خان صاحب جو ہے نا, ہی از ورڈ اباؤٹ دیٹ کیس, ہی از ورڈ اباؤٹ ادر کیسز ایز ویل. ہمیں نہیں پتا کہ کون سا کیس عدالتیں پہلے فیصلہ کریں گی یا بعد میں کریں گی, یا ہوگا یا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. لیکن جو دوسری سائڈ ہے ان کو یہ پتا ہے کہ اس کی پاپولیرٹی کو روکنے کے لیے اس کو ڈسکوالیفائی کرانا ضروری ہے. دوسری طرف کہاں پر جو باقی پارٹیاں دیکھیں نا, آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عمران خان کی نااہلی لازم ہے. اس وجہ سے کہ وہ بھی کمپٹیشن نہیں چاہتے ہیں نا, ان کے پاس دکھانے کو کچھ ہے نہیں کہ کیا کیا انہوں نے. کہ عمران خان کو نااہل کرنے سے گلیاں ہو جان سنیاں تے وچ مرزا یار پھرے نون لیگ کے لیے. ڈو ناٹ نو, دس از فار دا پیپل آف پاکستان ٹو ڈیسائیڈ. نہیں, آپ انالیسس تو کیجئے نا کہ کیا عمران خان نااہل ہو جائے گا تو سارے کے سارے ووٹ نون لیگ کی جھولی میں جا کے گر جائیں گے. پاکستان کی جمہوریت اسی طرح جمہوریت اس طرح کمزور جمہوریتیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ 33% ووٹ کے ساتھ پرائم منسٹر بنے تھے تو اس کا مطلب ہے 67% آف پاکستان واز ناٹ ود یو. اس کا مطلب ہے 67% کی لیڈرشپ کے بعد میں آپ جو کچھ کہتے رہے ہیں کل کو آپ ان کے ساتھ. لیکن یہ 2018 کا پوائنٹ آف ویو ہے نا, اس وقت ہم 2022 میں 23 میں بیٹھے ہوئے ہیں, الیکشن جب ہوگا نون لیگ گورنمنٹ میں ہے, اور جو حال ہے گورنمنٹ کا وہ سب کے سامنے ہے. کل کو آپ بیٹھ کے عمران خان سے پوچھیں کہ اس دفعہ آپ کی سندھ میں کتنی سیٹیں آئیں گی, پچھلی دفعہ تو آپ کو کچھ دی گئی تھی. عامر صاحب بیٹھے ان سے پوچھیں کہ کراچی میں کتنی سیٹیں آئیں گی. منصور خان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. عامر غوری صاحب اپنے جواب مکمل کر لیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, میں تھوڑا سا عامر غوری صاحب سے نا ذرا باہر کے کلچر اور یہاں کے کلچر سے تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیے باہر یہ چیزیں پھر بھی ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں, یہاں پہ آپ آ کے کسی بندے سے پوچھیں کہ جناب آپ کی اپنی بیٹی یا آپ کا اپنا بیٹا اس کی اس طرح ایلیجیٹمیٹ چائلڈ ہو, وڈ دیٹ بی ایکسیپٹیبل ٹو یو. یہاں کے کلچر میں اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے, اتنے آرام سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. بلکہ آپ یہ بات کر رہے ہیں, میں یہ مطلب دس از ناٹ اے اسٹیٹڈ فیکٹ, یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ جو ہے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ میرے ساتھ چلیں, بازار میں چلیں, ہم 100 بندوں کا انٹرویو کریں گے جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہوں گے, 100 بندے پی ٹی آئی کے فالوورز, اور ہم ان سے کہیں گے جی بتائیے ٹیرین وائٹ عمران خان صاحب کی بیٹی ہے کہ نہیں, وہ کہیں گے نہیں ہے, نہیں مانیں گے وہ. ایون دو آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے, ہم کیس کے حوالے سے جانتے ہیں, ایفیڈیوٹس ہم دیکھ چکے ہیں, آپ ان کے پی ٹی آئی کے فالوور سے کہیں وہ کہیں گے نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, یہ غلط. تو یہ آپ عامر ضیاء کی بات سے ایگری کریں گے کہ اس کیس کا جو بھی فیصلہ ہو وہ عمران خان کی پاپولیرٹی پہ اثر نہیں ڈالے گا. منصور خان صاحب نہیں, میں جب تک کچھ کیس کا فیصلہ, کیونکہ آج تک اس کیس کا فیصلہ نہیں آیا. پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کیلیفورنیا کی کورٹ میں ہم نے تو کنٹیسٹ ہی نہیں کیا تھا, وہ یہ کہتے ہیں ہم نے تو کنٹیسٹ ہی نہیں کیا. نہ انہوں نے آج تک کبھی ٹیرین کی تصویریں جمیمہ کے ساتھ یا وہ ان کے بیٹوں کے ساتھ آج تک کبھی دیکھی ہیں. یہ کیس آج تک چلا نہیں ہے. اس سے پہلے جتنی دفعہ بھی پٹیشنز ہوئی ہیں وہ پٹیشنز کسی نہ کسی وجہ سے ریجیکٹ ہوئی ہیں, لیکن دس ٹائم ایفیڈیوٹس کے ساتھ یہ کیس فائل ہوا ہے, کیلیفورنین کورٹ کی اٹیسٹڈ کاپیز کے ساتھ جو ہے یہ کیس فائل ہوا ہے. دس ٹائم اٹس ڈفرنٹ, اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں. اور دوسری بات یہ
हमारी सोसाइटी के अंदर, मैं 1 मिनट के आप इमरान खान को हटा दीजिए एंड लेट्स पुट मरियम नवाज इन इमरान खान प्लेस एंड लेट्स से जी मरियम नवाज जो है वो माजी में जो है वो बहुत रंगीनियां करती थी अपनी जवानी के अंदर, और उनकी भी एक इलिजिटिमेट चाइल्ड है। आपके ख्याल में हमारा माशरा मरियम नवाज को छोड़ता? नहीं छोड़ता। इट इज नॉट दैट इजी कि जी कोई फर्क नहीं पड़ता। जी इमरान खान साहब की जिंदगी के बारे में सब जानते हैं, सब इतना नहीं जानते, इतना नहीं जानते कि एक बेटी भी रही हुई है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द केस। और एक और सिर्फ मैं वाकया जरा कोट कर दूं, एक सिर्फ वाकया। अलीम खान साहब से मेरी एक दफा एक बात हुई, उन्होंने एक वाकया बताया कि जी रेहाम खान साहिबा की जब तलाक हुई थी तो उस वक्त लाहौर के अंदर एक गालबन जिमनी इलेक्शन था, बल्दियाती इलेक्शन था। 1 या 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने रेहाम खान को तलाक दे दी थी। आज तक पीटीआई के वो लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब ने इतने गलत मौके के ऊपर वो तलाक दी थी कि हम लोग इलेक्शन हार गए थे, क्योंकि औरतें जो है वो नाराज हो गई थी कि ये इस बंदे ने जो है दूसरी तरह तलाक दे दी है। तो एक रिएक्शन आता है सोसाइटी से, ऐसा नहीं है कि उससे फर्क नहीं पड़ता। आमिर गौरी साहब, इमरान फिर कोई बात, मैं आमिर ज़िया की बात से जो है ना वो मैं इत्तेफाक करूंगा कि देखें ये सारी चीजें जो हैं 2013 में भी प्ले में आई थी, 2018 में भी प्ले में आई थी। इमरान खान को उनकी जो मोरालिटी वाला कार्ड है ना, वो अवाम, उनके फॉलोअर, उनके सपोर्टर जो है ना वो उस तरह एक्सेप्ट नहीं करते। मैं ये कह रहा हूं कि जो कोर्ट के अंदर केस है, अगर उसका फैसला इमरान खान के खिलाफ आ गया, जो कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, हमारा काम नहीं है, लेकिन आ सकता है, जिसकी वजह से देखें ना, अब वो पहले कहते थे कि जी मेंटेनेबिलिटी ये केस सुनना नहीं है, पहले नहीं सुना गया था, डबल जेपटी है, अब तो बड़ा बेंच बन गया ना, अब तो 3 जज सुन रहे हैं उसको। इसका मतलब है कि केस वो है, उनका इंटरेस्टेड है। कल को अगर फर्ज के जो कानूनी फैसला आएगा ना कि क्या उन्होंने आर्टिकल 62, 63 के तहत झूठ बोला था या नहीं था, टेरियन पीछे रह जाएगी। उनका जो एक्ट है टू टेल द ट्रूथ और नॉट टू द इलेक्शन कमीशन, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, टाइम भी खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर गौरी साहब, आमिर ज़िया साहब और मंसूर अली खान साहब। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you inshallah on Monday at 8 o'clock. Allah Hafiz.